मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी साहब बाजार के जाने माने दिग्गज और ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजारों पर बड़ी बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। करते हैं उनसे मुलाकात। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर और उनसे रिलेटेड ही आपसे राय लेना चाहता हूं। कल की फेड की मीटिंग के बाद बाजार के डायरेक्शन को लेकर बाजार पर किस तरह का मूव बन सकता है, जरा इसके बारे में बताएं सर। देखिए, शॉर्ट टर्म मुद्दों पे ऑनेस्टली ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जी मेरे ख्याल से फेड ने कुछ आश्चर्यजनक कुछ बात की नहीं है। एंड जो ये पूरा जो माहौल बना हुआ है कि कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, आई थिंक यूएस में ज्यादा बढ़ेंगे, हमारे कंट्री में कम बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, बिकॉज यूएस में जैसे फेड ने खुद ही लास्ट 6 महीने में माना है, उन्होंने थोड़ा पॉलिसी में गड़बड़ कर दिया यूएस में, इसलिए फेड को अगले 1 साल में ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हिंदुस्तान के मुकाबले। मेरे ख्याल से यूएस को इंडिया का दुगना बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। जहां तक इंडिया का इकोनॉमी का सवाल है, वो अपने हमारे हमारे इन्वेस्टी कंपनी से हम बात करते रहते हैं, देश का दौरा करते रहते हैं, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करते रहते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो आज हालत है, मैंने लास्ट 10-15 साल में इंडियन इकोनॉमी को इस मजबूती के पोजीशन में कभी देखा नहीं है। बैंकिंग सिस्टम तगड़ी है, जनरली कंज्यूमर का माहौल अच्छा है, कंज्यूमर लोन ऑफ टेक अच्छी है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स अच्छी पोजीशन में है, जॉब क्रिएशन फॉर्मल सेक्टर में जबरदस्त है। सो डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग पोजीशन में है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आगे बढ़ रही हैं, एंड ये ग्लोबल हेडविंड्स आते रहेंगे। आज किसी मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, 2 साल बाद किसी और ग्लोबल हेडविंड की बात करेंगे। ज्यादा ऑनेस्टली इस पे हम दिमाग नहीं खपाते, अच्छे कंपनियों में हर हफ्ते पैसे लगाते हैं। 1 साल पहले भी लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि 1 साल बाद भी हर हफ्ते इंडियन कंपनीज में अपने क्लाइंट्स का फ्रेश इनफ्लो लगाते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, आपने सही कहा कि ज्यादा दिमाग लगा के फायदा है नहीं। बेहतर ये कि जो कंपनियां पसंद आए, जो स्टॉक्स पसंद आए, वहीं पर दिमाग लगाएं। अच्छा सर, अब ये बताइए फिर इस बदले हुए मूड माहौल में जहां हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, कौन से सेक्टर्स आपको ठीक लगते हैं कि जहां पर पैसा लगाना थोड़ा सेफ कहूं या कम रिस्क, जो भी आपको ठीक लगे वो बताएं सर। तो देखिए सर, मोर देन सेक्टर्स जो हम करते हैं, हम हर एक सेक्टर में उस सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को चुनते हैं, जिस प्लेयर में क्षमता हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, कॉस्ट इन्फ्लेशन को अपने क्लाइंट के ऊपर लाद देने का। राइट, कॉस्ट इन्फ्लेशन तो कभी ना कभी आएगा ही, एज आई एम सेइंग, आज किसी वजह से आ रहा है, तेल की वजह से आ रहा है, 2 साल बाद किसी और वजह से इनपुट कॉस्ट पे इन्फ्लेशन आएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ निवेश करें, वो सेम कॉस्ट इन्फ्लेशन को अपने कस्टमर पे पास ऑन कर देते हैं, आपका मेरे लिए ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोटेक्ट हो जाता है। तो काफी सालों से मैं लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर हम एडिसिव्स के इंडस्ट्री में देखें, पीडिलाइट ये रवैया अपनाती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, पेंट्स में जैसे मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, एशियन पेंट्स, हमारे पास बर्जर पेंट्स भी है। अगर हम पाइप्स का इंडस्ट्री देखें, एस्ट्रल, पॉलीन, सीपीवीसी पाइप्स, तो इस प्रकार के चैंपियन फ्रेंचाइजेस में पैसा लगाना हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ काफी सालों से, और बिल्कुल सेम रवैये से हम आज भी निवेश कर रहे हैं। बाहुबली फ्रेंचाइज, तगड़ी फ्रेंचाइज जो कॉस्ट इन्फ्लेशन को अपने कस्टमर के ऊपर थोप देती है। ओके, तो बढ़िया सेक्टर से रिलेटेड मजबूत शेयरों पर करें फोकस, ये राय है आपके लिए सर की तरफ से। सर एक और चीज बताइए, काफी दिग्गज शेयर अच्छे करेक्शन के बाद बढ़िया लेवल पर आ गए हैं। अगर एक कोई 5 स्टॉक का दिग्गज शेयरों का पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपकी लिस्ट में टॉप 5 कौन से होंगे? बिफोर आई से दैट, थोड़ा दो डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मार्सेलस का इन स्टॉक्स में हैवी निवेश है, मैं मार्सेलस का ग्राहक हूँ, मेरे माँ बाप भी मार्सेलस के ग्राहक है, तो हमारा भी इन स्टॉक्स में हैवी हैवी निवेश है। जी तो दोनों डिस्क्लेमर के बाद जो जिस प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर्स आज वॉच कर रहे हैं, अगर आपको 3 लार्ज लिक्विड नेम्स लेने हो तो मेरे ख्याल से आप एचडीएफसी बैंक, टाइटन और टीसीएस लीजिए। 3 लार्ज लिक्विड नेम्स हैं, मेरे ख्याल से ये कंपनीज 10 साल बाद करीबन $1 ट्रिलियन इनकी मार्केट कैप हो सकती है आज से 10 साल बाद। बोथ एचडीएफसी बैंक और टीसीएस ऑलरेडी $100 बिलियन के आगे मार्केट कैप रखते हैं। टाइटन थोड़ी छोटी है, बट इन तीनों कंपनीज का मेरे ख्याल से 3, 5, 10 साल का आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आपको छोटे कंपनीज में निवेश करने की इच्छा है तो हमारे लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो से मैं 3 स्टॉक के नाम देता हूँ, जीएमएम फॉडलर, अल्काइल अमीन्स और फाइलर ऑर्गेनिक्स। कंपनी छोटे हैं, $1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है, 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के आसपास, बट 3 अच्छे छोटे कंपनीज हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य से निवेश करें, 3 साल का होराइजन ले, इन कंपनी से अच्छा पैसा बनेगा। इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है,
ये कंपनीज में क्षमता है उस इकोनॉमी का फायदा उठा के आपके लिए अच्छी कंपाउंडिंग डालने का। बट ये हर महीने हर क्वार्टर मैक्रो न्यूज में जूझ के टेंशन लेने का थोड़ा सा आदत तो छोड़ना पड़ेगा लोगों को। ठीक बात है। तो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इकोनॉमिक डेटा वगैरह आप देखेंगे और वहाँ से टेंशन में आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लिस्ट में दिख नहीं रहे। ऑटो, बैंक जो अब तक मजबूत रहे, और साथ ही रियल एस्टेट भी, इन तीनों सेक्टर्स पे क्या राय है, और यहाँ पर अगर आपको कुछ प्रश्न है तो बताएं सर। देखिए, रियल एस्टेट में दो राय तो है नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट स्पेशली जबरदस्त बूम से गुजर रहा है। उसका फायदा हम उठाते हैं बाय बाइंग पेंट कंपनीज, एडिसिव कंपनीज, पाइप मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इन कंपनीज में पेंट्स में, पाइप्स में, एडिसिव्स में मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले कंपनीज मिल जाते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर में निवेश इसलिए नहीं करते कि रियल एस्टेट डेवलपर के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता नहीं है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऐसा एक पेशा है जहाँ पे कंपटीशन को दूर रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम रियल एस्टेट डेवलपर से दूर रहते हैं। बट हाँ, बिल्कुल रियल एस्टेट में बूम चल रही है। बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू उसको, बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टॉक्स के थ्रू उसका पूरा फायदा उठाइए। रेट सेंसिटिव में जैसे मैंने बोला, एचडीएफसी, कोटक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस, थोड़ा अगर नीचे जाए मार्केट कैप में चोलामंडलम, हाउसिंग फाइनेंसियर्स में हमारे पास है होम फर्स्ट और आवास। ऑटो में हमारी मेन इन्वेस्टमेंट है रॉयल एनफील्ड, मतलब कि बुलेट की मोटरसाइकिल है, और उनकी जो नए नए रेंज की जो बाइक्स है। आइशर मोटर्स काफी सालों से हमारे पोर्टफोलियो में है, और जिस प्रकार से सिद्धार्थ लाल जी ने उस कंपनी के R&D पाइपलाइन को तगड़ा किया है, मेरे ख्याल से वो बहुत पॉजिटिव है हम जैसे शेयर होल्डर्स के लिए। और मेरी उम्मीद है कि हम रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर्स के साथ डटे रहेंगे फॉर मेनी इयर्स टू कम। ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी। एक दो सेक्टर और जो काफी पिटे हैं, एक आईटी और दूसरा मेटल्स। अच्छे करेक्शन के बाद क्या यहाँ खरीदारी करनी है सर, या फिर अभी भी इंतजार करें? तो सर, चौक एंड चीज है मेरे ख्याल से। मेटल्स में कोई कंपनी है नहीं जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बाय डेफिनेशन कमोडिटी बनाती है। मेटल कंपनीज की शेयर प्राइस ग्लोबल कमोडिटी साइकिल के साथ नाचते हैं, and हमारे पास कोई कोई एबिलिटी नहीं है ग्लोबल कमोडिटी प्राइस के साइकिल को समझने का। आईटी सर्विसेज में बिल्कुल विपरीत है। आईटी सर्विसेज में हिंदुस्तान में कई कंपनियां हैं जिनकी दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इनकी ऑर्डर बुक पूरी ठुसी हुई है, राइट। टीसीएस, इन्फोसिस, आई थिंक इन्फोसिस में हाल ही में गाइडेंस भी दिया है इस मुद्दे पे। ऑर्डर बुक पूरा लदा हुआ है। इनफैक्ट इवन ग्लोबली देखे एक्सेंचर का भी ऑर्डर बुक लदा हुआ है। आई डोंट थिंक कोई प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्डर बुक में कमजोरी आएगी, बिकॉज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अभी निर्भर करता है इंडिया के ऊपर। नॉट जस्ट आईटी सर्विसेज, वेस्टर्न वर्ल्ड में निर्भर करता है इंडिया के ऊपर। पेरोल का काम, एचआर का काम, मार्केटिंग का काम, ये सारा काम हिंदुस्तान आ रहा है। तो हमारे पास टीसीएस है भारी पैमाने पे, और हम एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी निवेशित हैं। मैं कभी समझ नहीं पाता हमारे देश में लोग ऐसे स्टॉक्स पे मंदी में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल परफॉर्मेंस तो मेरे को बराबर मजबूत लगती है, और आउटलुक भी अच्छा ही लगता है इन स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही बढ़िया। तो आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही साफ सुथरी राय आती हुई सौरभ सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को